रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस वगैरह का जो फॉर्मूला तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो इंटू एल बाई ए के बराबर होता है। ये पढ़ा है ना? अ, जहाँ पे आर क्या है, रेसिस्टेंस, और रो क्या है, रेसिस्टिविटी। एक पतले कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है या एक मोटे कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है? रेसिस्टिविटी दोनों की बराबर होगी, है ना? अ, आज ये फिर क्या, जरूरत तो नहीं बैठे? बाकी तो आए हुए हैं सारे। ठीक है। तो ये जो अभी स्लाइड लगी हुई है ना, ये टेक्निकली फिजिक्स की स्लाइड है एक तरह से, है ना? फिजिक्स में ये सब तुमने पढ़ा होगा। फिजिक्स में पढ़ाया गया रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है? अ, हाँ ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। मेरा सिलेबस वैसे सही चल रहा है। वैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं। वो जब तुम देखोगे तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सही चल रहा है। मेरा लेक्चर डिले -3 है, मैंने भी देखा था। तो -3 का मतलब है कि मैं 3 लेक्चर आगे ही चल रहा हूँ जितना मुझे चलना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि वीक में मैं थोड़ी क्लासेज अपनी कम करवा देता हूँ, 5 क्लास करवा देता हूँ। ये लगती है ना दुलो में? अच्छा, ऑर्गेनिक में फिर टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं, जैसी ज़रूरत होगी वैसी कर लेंगे। क्या? हाँ, सेल में प्राइमरी सेकेंडरी सेल, बस वही पढ़ना। वही कि सेल रिएक्शन क्या होगी। जो सेल बोला था मैंने पढ़ने के लिए तो लोगों को, वो 2 टाइप के जो सेल हैं, प्राइमरी सेल 2 टाइप की होती है और सेकेंडरी सेल भी 2 टाइप की होती है। वही दो, मतलब होती तो बहुत सारी हैं, पर अपने को वही दोनों सेल के बारे में पढ़ना है। और उस सेल में क्या पढ़ना है, बस तुम्हें ये जानना है कि इलेक्ट्रोड किसका किसका लगा हुआ है। ऑब्वियसली अगर बैटरी है, एक कैथोड लगा होगा और एक एनोड लगा होगा। तुम्हें बस ये पता करना है, मतलब ये जानना है कि कौन सा कैथोड लगा है और कौन सा एनोड लगा, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है? बस, तो कैथोड एनोड की रिएक्शन अगर तुम्हें पता है तो सेल रिएक्शन भी पता रहेगी। गर्मी सा क्यों लग रहा है यार? ऑन नहीं हुआ था, अब ऑन हुआ। तू भी ऑन कर रहा है? कर दे। तो यहाँ पर देखो, जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या यूनिट होती है भाई? ओम होती है, पता है ना? और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर के बराबर आएगी, आएगी ना भाई? पर अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उसमें वो ओम सेंटीमीटर है। ठीक। केमिस्ट्री में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? कन्वीनियंट सिस्टम फॉलो करते हैं। जो अपने को सही लगेगा हम वो करें। ठीक है? आप लिए? यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लेंथ अगर डबल कर देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? अरे, लेंथ डबल कर देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? वही रहेगी, है ना? रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस किस पे भी डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे, मतलब जो साइज और शेप है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है? एक पतले कॉपर वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या एक मोटे कॉपर वायर का? सेम बोल रहा है? अरे यार, क्वेश्चन तो सुन लिया कर, क्या बोला जा रहा है?
तो रेसिस्टेंस पतले कॉपर वायर का ज़्यादा होगा। किसी वायर का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पढ़े हो तुम लोग कभी? जैसे कोई वायर ऐसे फेंक के मारे तुमको, मतलब दे दिया जाए तुमको, और बोला जाए कि इस वायर का रेसिस्टेंस निकाल के ले आओ, तो कैसे निकालोगे भाई? हाँ, फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी वायर का रेसिस्टेंस निकालते हैं। क्या कोई भी इंसान इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी भी स्कूल में किया है? क्या यूज़ करते हैं उसमें? क्या यूज़ करते हैं? कैसे वायर का रेसिस्टेंस निकालता है, बता। मैं रेसिस्टेंस पूछ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बैठ जा, बैठ जा, कोई किसी को भी नहीं याद है। वही पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं याद है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम एक थ्योरी यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम सुने हो? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हो ना तुम लोग? तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जिसका मान लो कि अगर मुझे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस, ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है, इसका वायर का अगर निकालना है, अपने को 3 रेजिस्टर और चाहिए। R1, R2, R3। और इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, और इस तरह से सेटअप बनाते हैं जिससे ये दोनों पॉइंट्स का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। और ऐसे में जो अमीटर की रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस ए में के अंदर अगर कोई करंट फ्लो नहीं, इसे पढ़ो कि नहीं पढ़ो भाई? यही एक्सपेरिमेंट तो कराया जाता है ना? और अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब R डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू कितना होगा, R2 डिवाइडेड बाई R3। यही होता है ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आई होप कि मैंने सही लिखा, उतना याद नहीं मुझे, है ना? यही कुछ बनता है। तो R1, R2, R3 की वैल्यू पता रहती है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस निकल जाता है। और तुमने देखा होगा कि एक वायर होता है, उसमें वो जॉकी को ऐसा मूव कर करके अलग अलग जगह पे, हाँ, एक जगह पे रेसिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग हम रेसिस्टेंस निकालते हैं। देखा है कि नहीं देखा? वही सब यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जिससे कि रेसिस्टेंस निकाला जाए। रेसिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हैं? रेसिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो अगर तुम्हें रेसिस्टेंस पता हो तो रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। और तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें एक्चुअली में रेसिस्टिविटी ही निकालनी होती थी, है ना? रेसिस्टेंस तो उसका एक स्टेप होता था। एक बार रेसिस्टिविटी निकाल लिए तो लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करते थे जो कि 1 मीटर के आसपास होता था, याद है? अरे 1 मीटर का वायर होता था। और फिर स्क्रू गेज से हम लोग उसका डायमीटर निकालते थे, अलग अलग 3 जगहों से। याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, स्क्रू गेज जानते हो ना? हाँ, तो उससे हम लोग उसका डायमीटर निकालते थे, उसका हाफ करके रेडियस निकालते थे, और उसमें पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते थे, और इस फॉर्मूले में रख के
जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो R इंटू ए बाई एल करके ऐसे निकाला जाता था। समझ में आ रही है बात? ऐसे रेसिस्टिविटी निकाल जाता है। किसी भी वायर का अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। पर अगर साइंस की बात माने, जैसे फिजिक्स की बात माने, तो फिजिक्स ये कहता है कि रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो होती है उसके रेसिस्टेंस के बराबर होती है तब जब उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ भी 1 मीटर रखें तो जो रेसिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा? रेसिस्टिविटी के बराबर आएगा। अब देखो, 1 मीटर लेंथ का वायर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए ना, तुम्हें एक्चुअली में अगर अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा वायर लेना पड़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इतना ही होना चाहिए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब इमेजिन कर पा रहे हो? 1 मीटर का क्यूब इमेजिन करो जिसका सारा एज लेंथ 1 मीटर हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका कितना बनेगा? 1 मीटर। वो पूरा यहाँ पे लगाओ एक क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो और लेंथ भी 1 मीटर। क्या? और उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो जो इसका रेसिस्टेंस आएगा वही इसके मटेरियल का क्या बनेगा? रेसिस्टिविटी बनेगा। पर अब मान ले कि हमको सिल्वर का या गोल्ड का रेसिस्टेंस निकालना हो, हाँ, तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है पता है ना बे? 1 मीटर क्यूब काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, है ना? वो 1 मीटर क्यूब लगभग 10 या 12 टन का सोना बनेगा। और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि उतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाए। ठीक है? हाँ, अरे क्या बात! मेरे पास होता तो मैं तुम्हारी शक्ल देखने आता है। तो केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं? हम कन्वीनियंट सिस्टम फॉलो करते हैं। हमने, हाँ, एसआई सिस्टम को हटा के हम क्या फॉलो करेंगे बे? सीजीएस सिस्टम फॉलो करेंगे। अब सीजीएस सिस्टम में लेंथ के यूनिट क्या रखेंगे? 1 सेंटीमीटर, और एरिया का यूनिट क्या रखेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेक्निकली अपने को 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब इमेजिन करो, इतना छोटा सा, जिसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होगा और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगा, उसको यहाँ रखेंगे और उसका रेसिस्टेंस निकालेंगे तो जो यूनिट होगा वो सीजीएस में आ जाएगा। क्या करना आसान है बे? 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके करना या 1 मीटर क्यूब लेके करना? सेंटीमीटर क्यूब लेके करना ज़्यादा कन्वीनियंट। ठीक है? और इसीलिए केमिस्ट्री में यहाँ पर पर्टिकुलरली सीजीएस सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक? पर कंडक्टिविटी निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अ, अलग होता है। कंडक्टिविटी ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलती है। तो अपन क्या करते हैं, यही जो रेसिस्टेंस है इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करोगे तो ये 1/ρ बनेगा और ये क्या बनेगा? A/L। यही बनेगा ना बे? इस रेसिस्ट 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। 1/ρ को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और A/L को अपन क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? ये बनता है। तो रेजिस्टेंस निकाल के उल्टा कर देते तो क्या बन जाता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस निकालने का और कंडक्टिविटी निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी निकालो और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो उससे जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मेनली कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है? तो अगर मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, तो ये जी को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। ये के नहीं लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली में इसको कप्पा पढ़ते हैं। जैसे ये ए होता है, ये ए है ना बे, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दो तो ये क्या बन जाता है? अल्फा। पता है ना? ये क्या लिखा है? बी। पर ये क्या है बे? बीटा। मालूम है ना? वैसे ही ये क्या है? के। पर ये क्या है? कप्पा। इस टाइप के चलते। ठीक है? कटप्पा नहीं है। कटप्पा कटप्पा कर रहा हूँ उसी में। तो रेजिस्टेंस को अगर उल्टा कर दें ऐसे, A/L ना, ये बनता है कंडक्टेंस
इंटू ए बाई एल। आप जल्दी से। अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, देखो इस चैप्टर में ना यूनिट का ही ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि फिजिक्स वाला पोर्शन है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, ओम ऐसे लिखते हैं ओम। अब साइंटिस्ट लोग इतना कम क्रिएटिव होते हैं कि उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग ऐसा उल्टा लिख दें, तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो दिमाग लगा लेते, कुछ और यूनिट निकाल लेते, ये ओम को उल्टा करके मो बना दिया। तो दो तीन बार बोलो, थोड़ा लंबा बोलो तो ऐसा लगता है कोई गाय बोल रही। मोए मोए। आजकल ये भी बहुत चल रहा है। तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? नहीं। छाप लिया होगा। अरे यहाँ कैमरा बढ़िया वाला लगा दिया क्या? अब एच डी क्वाल 4K में काला दिखूंगा। पहले फुल एच डी में दिखता था। बाहर होता तो मेरे पास एक शब्द था इसके लिए भी, पर खैर। छाप लिया। तो कंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस जो होता है उसका उल्टा कंडक्टेंस होता है, और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, के जैसा दिखता है। और के का जो यूनिट बनेगा वहाँ रख के देखोगे तो वो बनेगा सम साइमन मीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर, यही बोलते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इसको हम लोग उसको ऐसा मो मीटर नहीं बोलेंगे, तो अजीब सा लगेगा। मो पर मीटर नहीं बोलते उसको, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर बोलते। ठीक है। लिख लिया होगा, जल्दी लिखो। कितने लोग लिख रहे हो अभी? बहुत टाइम लगाते हैं।
अब देखो फिजिक्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वायर का रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालते हैं। केमिस्ट्री में अपने को वायर वायर नहीं मिलता, अपने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मिलता है। अगर कोई किसी सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को उसी सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना होता है। अब सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई बताएगा? सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? कोई भी? तो क्या करते हैं हम लोग? सेम वही चीज फॉलो करते हैं। एक छोटा सा क्यूब लेते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कन्वीनियंट सिस्टम फॉलो करता है। 1 मीटर क्यूब का अगर लेंगे, क्यूब 1 मीटर वाला क्यूब लेंगे तो काफी बड़ा होगा, उसमें ढेर सारा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला ही क्यूब लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं सेम उसी फैशन में जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट किया जाता है। इसको जो पुराना फोटो था उसको डायगनली मैंने बनाया था। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और यहाँ पर एमीटर कनेक्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी कनेक्ट करते हैं। और अमीटर का रीडिंग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इस तरह सेट करते हैं कि अमीटर की रीडिंग 0 आए तो इसका जो कंडक्टिविटी है, इसका सॉरी, इन R1 R2 R3 की वैल्यू पता रहेगी तो क्या रेसिस्टेंस इसका निकल जाएगा? अबे निकल जाएगा ना। और इसी रेसिस्टेंस को ही अपन क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? रेसिस्टिविटी। क्यों इस रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी रेसिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, और उसी रेसिस्टिविटी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? कंडक्टिविटी आएगी। समझ में आ रही है वह? एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। ठीक। अब अगर तुमने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम 4-5 रीडिंग लेनी पड़ती है। और जो भी आंसर आता है उन चारों पांचों रीडिंग का एवरेज लेके निकाला जाता है। पढ़े हो ना बे? केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करते। केमिस्ट्री में हम लोग रीडिंग तब तक लेते रहते हैं जब तक दो रीडिंग बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो अगर टाइट्रेशन कर रहे होगे तुम तो तुमसे बोला गया होगा, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, पर मोस्ट ऑफ टाइम टाइट्रेशन जब भी हम करते हैं तो हम सारी रीडिंग का एवरेज नहीं लेते। ठीक है, तो हम जो दो रीडिंग सेम आती है उसी को हम एक्चुअल रीडिंग मानते हैं। और तब तक हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जब तक कि दो रीडिंग सेम ना आ जाए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही कंडक्टिविटी निकाला जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया अलग अलग सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती थी। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही। दूसरा है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़िया सोच के बता। ज़्यादातर लोग का फोकस वैसे लिखने पे है, पर मैं तुम्हें बताऊं अभी फिलहाल सोचना है। थोड़ा पेन को रोक के दिमाग को चलाओ। तो अगर दिमाग ही नहीं है तो अब मोह मोह नहीं करना हमको। बोलना नहीं है। अरे मुंह नहीं चलाना यार, खाली दिमाग चलाना। क्वेश्चन पूछ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? कुछ कह नहीं सकते। चार ऑप्शन। कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से
जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। ज़्यादातर लोग कंडक्टिविटी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। और कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटेगी? उतने ही लोग हैं। और कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट। यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, और उसमें टेम्परेचर लिखा है। इसका मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब- अब ये तो मुझे लगा कि बेसिक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हारे पास। अब मोए मोए कर रहा है। आज दिन भर मोए मोए करोगे क्या? एक और रील थोड़ी पुरानी हो गई है, मुझे वो बोलने पे मजबूर मत करो। जल्दी वहां से हटो। हाँ ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली जो कंडक्टिविटी है उस पर चेंज होगा। और कितने लोग लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग की मटेरियल क्या यूज किए हैं। ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस में तुमने पढ़ा होगा, मेटल के रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला कभी पढ़े हो क्या? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फ। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऐसा कुछ पढ़े हो? यहाँ पे देख, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो आर नॉट है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ता है। वहीं पे अगर मेटलॉइड लेते हैं या सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेटल का ध्यान से सुनना, मेटल होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। वहीं सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तकलीफ में हो? पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट मेटल है या मेटलॉइड या सेमीकंडक्टर? वो तो सोल्यूशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या लगता है, कॉमन सेंस लगा के बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्ट रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि कंडक्टेंस बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव करेंगे या जल्दी जल्दी मूव करेंगे? जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और जो आयंस होंगे अगर जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफर करेंगे या मुश्किल से ट्रांसफर करेंगे? इजीली ट्रांसफरेबल चार्ज को हम लोग हाई रेसिस्टेंस बोलते हैं या लो रेसिस्टेंस बोलते हैं? दिमाग चल रहा है? तो जो सब्सटेंस चार्ज को इजीली ट्रांसफर कर सकता है ना, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? कंडक्टेंस ज्यादा। रेसिस्टेंस का मतलब कि चार्ज के ट्रांसफर को रोकना, और जो इजीली ट्रांसफर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेसिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है बे? तो चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा? इजी होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। है ना, लिख लो। अगला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो चार्ज, विस्कोसिटी क्या होता है मालूम है ना? हाँ हाँ। हाँ कोई बात नहीं, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। तो पढ़ा चुके हैं? अरे यार, एक बात बताओ, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल इजीली मूव करेंगे उसके अंदर या मुश्किल से मूव करेंगे? मुश्किल से मूव करेंगे, तो चार्ज का ट्रांसफर इजी होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी, है ना? तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। कंसंट्रेशन से क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? सोच लो बढ़िया से।
खाली लिखना नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है? छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं। और कितने लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं। और कितने लोगों को लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो बाकी लोगों को क्या लगता है फिर? तो खड़े हो। अरे तो हाथ उठाई थी कि नहीं उठाई थी? किस पे बढ़ेगी? कैसे? कैसे बढ़ेगी? कुछ सोचा होगा ना कि ऐसे ही लगता है कि वो भी बढ़ने से बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कैसे ऑब्वियस? मेरे लिए इतना ऑब्वियस नहीं है ना। अंदर से आवाज है इसका मतलब। बैठ जाओ। तो उसके पीछे खड़ी हो गए, लिखने पे ही फोकस किए पड़े। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी का क्या होगा? कोई आइडिया नहीं। दिमाग किस लिए दिया भगवान? चलाने के लिए ना। थोड़ा चलाया कर। बैठ जा। उसके पीछे कोई है? तू खड़ी हो उसके बैग में। हाँ तू बता। हम्म। ये तो स्ट्रांग के केस में काम करेगा, नहीं वीक के केस में क्या हो जाएगा? वीक के केस में नहीं बढ़ेगा। बैठ जाओ। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा ही क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? हमेशा ही बढ़ेंगे। तो आयंस बढ़ेंगे तो चार्ज कैरिंग पार्टिकल बढ़ेंगे, और चार्ज कैरिंग पार्टिकल बढ़ेंगे तो चार्ज को कैरी करना आसान होगा कि मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चार्ज जल्दी जल्दी कैरी होगा कि धीरे धीरे कैरी होगा? जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा। और चार्ज जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है, इसको हम हाई कंडक्टेंस बोलते हैं कि हाई रेसिस्टेंस? हाई कंडक्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। लिख लेना उसके आगे, कंडक्टिविटी के आगे लिख लेना, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीज विद कंसंट्रेशन, ऑलवेज। यहाँ कोई इफ एंड बट या टाइप का नहीं होता कि या डिपेंड करेगा सिचुएशन। और जो लोग डिपेंड करेगा सिचुएशन पे हाथ उठाए थे वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। मैं जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दूंगा कि इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे, तुम्हें लगेगा हाँ यार ये कभी कभी ये वाला भी सही लग रहा है। देख लिया? नेक्स्ट है नेचर एंड नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इन देयर सॉल्वेशन एंड देयर सॉल्वेशन। अगर बात करें, एक कंपाउंड है NaCl और एक कंपाउंड है Al2SO4 राइस। दोनों का एक एक मोल डिजॉल्व किए हैं, दोनों कंसंट्रेशन 1 मोलर। इस केस में ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, Al2SO4 में ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं सेम कंसंट्रेशन पे, दिख रहा है ना? तो कौन ज़्यादा ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा? Al2SO4। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। Al2SO4 की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तकलीफ में तो नहीं हो? ठीक। इसी बैच में है तू? रोज आता है? 2 दिन से आ रहा है? तब तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा। अरे मैं कह रहा हूँ ना नहीं समझ में आएगा, बैठ जा। थोड़ा 2 दिन और टाइम वेस्ट कर। इतना दिन से कहाँ था? अभी कहाँ? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। इतना दिन से कहाँ था तू?
नोएडा में था तो वहां भी पढ़ रहा था ना। नोएडा में क्या कर रहा था तू? उसके अलावा क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। तेज बोल। हाँ? मुंह में से गुटखा निकाल के बात करे बाबा। अच्छा, मुंह गुटखा नहीं रखा तो क्या रखा था? बाहर थूक क्या उसको? तब तो समझ में आएगा। पढ़ने के मकसद से आओगे समझ में आएगा, अभी तो क्या बताएं। तुम्हारी शक्ल देख के लग भी नहीं रहा कि तुमको समझा पाऊंगा मैं। चला गया क्या? ठीक है। जैसे मान ले कि यहाँ पर एक और सॉल्वेंट लेता हूँ मैं। बेरिलियम सल्फेट। अब ध्यान से देख, दोनों नंबर ऑफ जो आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों इक्वल कर रहे हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एक कैटायन एक एनायन प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पर भी एक कैटायन एक एनायन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी PSO4 की। ध्यान से देखेंगे, NaCl में Na पे कितना चार्ज है? एक, और Cl पे भी एक माइनस। और BSO4 में बेरिलियम पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पार्टिकल दो चार्ज कैरी कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। तकलीफ में हो? एक्वा सोल्यूशन। NaCl और LiCl लिए, इन दोनों को पानी में डिजोल्व किया, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? सोच लो बढ़िया से। कितने लोगों को लगता है कि NaCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? पूछा हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि LiCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? चार पांच लोग इसमें भी हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है दोनों की बराबर होगी? तो जो लोग बराबर पे हाथ उठा रहे हैं, वो पहला वाला शायद नहीं पढ़े। पहला वाला स्टेटमेंट, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कंडक्टिविटी है वो नेचर पे डिपेंड करती है, तो NaCl और LiCl का नेचर क्या होगा? अलग अलग, तो ऑब्वियसली वो उन दोनों का डिफरेंट होगा। और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर? अब हाथ उठाओ। तो देखो, दोनों को पानी में डिजोल्व करेंगे, दोनों इक्वल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिख रहा है ना। और जो आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर चार्ज भी क्या है दोनों का? इक्वल। पर सोडियम के पानी में मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है या लिथियम के पानी में मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है? लिथियम भी बोल रहे हैं। अभी यहीं पे डाउट है। अच्छा अच्छा ठीक। कितने लोगों को लगता है कि सोडियम फास्ट मूव करेगा पानी में? और कितने लोगों को लगता है लिथियम फास्ट मूव करेगा पानी में? और कितने लोगों को लगता है दोनों इक्वली मूव करेंगे अबे किसी में तो हाथ उठाओ। तो पीरियोडिकल प्रॉपर्टी कभी पढ़ा है जिंदगी में मैंने? और मैंने उसमें बताया था कि जिसका साइज बड़ा होता है ना, वो इजीली मूव करता है कि मुश्किल से पे? मुश्किल से, ठीक है। सोडियम बड़ा होता है कि लिथियम बड़ा होता है? सोडियम बड़ा होता है, ठीक है। तो हवा में सोडियम धीरे धीरे मूव करेगा और लिथियम फास्ट मूव करेगा, पर पानी में हिसाब किताब डिफरेंट हो जाता है, तुम्हें पता होगा कि पलट नहीं जाता। सोडियम का आयन का जो हाइड्रेशन है वो कम होगा, और लिथियम का हाइड्रेशन क्या होगा बे? ज़्यादा होगा। ये पढ़ाया कभी मैंने? क्योंकि हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी पे। पढ़े हो ना बे? तो चार्ज तो दोनों बराबर है, पर चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? रेडियस किसका ज़्यादा है? सोडियम का रेडियस ज़्यादा है, तो सोडियम का चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। तो सोडियम का हाइड्रेशन क्या होगा?
कम होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। कौन से आयन पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे, सोडियम पे या लिथियम पे? कुछ लोग कुछ भी मुंह हिला ही नहीं रहे, उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सोडियम और लिथियम में लिथियम का साइज छोटा है, और लिथियम का साइज छोटा होगा तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो लिथियम का हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन अराउंड द आयन, है ना। तो लिथियम आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा घेर के रखेंगे उसको, ठीक है। तो कौन, किसके ऊपर पानी का वेट ज़्यादा होगा, लिथियम पे। तो पानी में कौन इजिली मूव करेगा, सोडियम, क्योंकि पानी सोडियम के ऊपर पानी कम, पानी में मूवमेंट लिथियम का कम होगा। चार्ज कैरिंग कैपेसिटी किसकी है, ज़्यादा है, दोनों की बराबर है, पर चार्ज मूव करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, सोडियम की। तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तकलीफ में हो? हाँ, पर पानी में तो दोनों ही इक्वली डिसोसिएट, अगर कंसंट्रेशन सेम रखे तो। डिजॉल्व कर, अब सेचुरेटेड में पूछोगे तो NaCl का ज़्यादा हो जाएगा, कि सेचुरेटेड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखे तब की बात कर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये छाप लियो ना? अरे छापे हो कि नहीं छापे हो? ये नहीं छापे हो ना, लिखो इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से क्या होता है, यही पढ़ा रहते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो मूव करने की टेंडेंसी कम होगी, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जो बकवास अभी हिंदी में किया था वही बकवास को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज 1 तारीख है ना बे? अच्छा, ये तारीख फिर गलत बता, करना पड़ेगा। लिख लिया होगा। नीट में अभी एज लिमिट खत्म कर दिया गया तुम लोगों में, पूरा एज लिमिट ही खत्म कर। बायो लेना पड़ता है उसके लिए, बायो लिया ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं। अच्छा, हुआ कि नहीं उनका?
360 में से 355 है, बाकी फिजिक्स और मैथ्स रह गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गया होगा। हाँ तो अगर मैं दूंगा तो केमिस्ट्री में मैं कर लूंगा, फिजिक्स में नहीं कर पाऊंगा, बायो में 0 नंबर लाऊंगा, फॉर्म ही नहीं भर सकता। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। ये एज्यूम करते हुए कि सबका कंसंट्रेशन इक्वल है, तुम्हें इसका कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। जल्दी लिखो। पहले वाला तो कर लिया होगा सबने। पहले वाले में आगे जाने से जो नंबर ऑफ चार्ज है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्या घटेगी? वे बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? फोर्थ की, फिर उसके बाद 3, फिर किसका? 2, और सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का। ये समझ में आ रहा है सबको? ये कितने लोग अपने मन से सही सही सोचे थे? ठीक है। दूसरा वाला करो। क्या? थर्ड में कितने चार्ज बन रहा? अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो, अमाउंट ऑफ जो आयन है वो दोनों में इक्वल बन रहा है, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयंस है वो डिफरेंट है। देख, वहाँ पोटेशियम है एक सिंगल प्लस वाला, और यहाँ एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव वाला। दिख रहा है तुम्हें? वहाँ कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 4 पर +4 है ना, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। और यहाँ कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। ऑब्वियसली 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ज़्यादा चार्ज लेके जाएंगे ना एक अपने साथ।
कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कि नीचे वाला करो। अब नीचे वाला क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आना चाहिए। सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं है, तो कमजोर दिमाग वाले इसको नहीं करें, तो अगला वाला करें। कितने लोग सेकंड वाले का आंसर लिख लिए कुछ ना कुछ? चलो देखो, देखते हैं। क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्रोमियम रहता है, इसके साथ 3 अमोनिया अंदर रहता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। तो तीनों क्लोरीन और तीनों अमोनिया ये अंदर ही रहते हैं, तो जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? एक भी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ अगर 4 अमोनिया मैंने रख दिया, अंदर कितने क्लोरीन रह पाएंगे? 2 ही। तो एक क्लोरीन को किधर भेजना पड़ेगा? बाहर। अब कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? 2। 2 आयन प्रोड्यूस। कैटायन है कैनायन, दिख रहा है ना? तो इसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ये नॉन कंडक्टिंग होगा और ये कंडक्टिंग होगा। अगर मैं इसमें 5 अमोनिया डाल देता हूँ, तो अंदर कितने क्लोरीन रखने की जगह है? एक। तो बाहर किसको भेजोगे? 2 क्लोरीन को। दिख रहा है ना बे? और अगर अंदर 6 के 6 अमोनिया डाल दे, तो कितना क्लोरीन को बाहर भेजना पड़ेगा? सारे क्लोरीन को। सबसे ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? फोर्थ वाले में। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? 4, 3, 2, 1। ये ऑर्डर आएगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो हाथ उठाओ। अरे कैसे समझ में आ गया बे? तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होगे, तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दिया मैंने। क्या आयन? वहाँ आयन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? आयन होगा तो 2 आयन प्रोड्यूस होंगे ना, कैटायन और कैनायन। ये डिजॉल्व ही नहीं होगा, तो ये कंपाउंड ही नहीं है, ये तो आयन है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है, पूरा कंपाउंड रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता ये। ठीक है, कोई चार्ज ही नहीं है, बिना चार्ज का इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? ग्लूकोज सोल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा? होगा होगा बोल रहा है, अरे यार ग्लूकोज से आयन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, NaF, NaCl, NaBr और NaI। ये कितने लोग अपने मन से सही सही सोच पाए थे एटलीस्ट? वो हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहे, सब पढ़ा रहे हैं। और ये चीज और डिटेल से पढ़ाएंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगला देखते हैं, NaF, NaCl, NaBr और NaI। यहाँ पर Na तो सब जगह कॉमन दिख रहा है ना? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी मूव करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी? आयोडीन के मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या फ्लोरीन के? वे कौन बड़ा है? आयोडीन। तो कौन धीरे धीरे चलेगा? तो किसके माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है? तो एक्वस मीडियम में यहाँ पे हाइड्रेशन भी होता है, बताया मैंने। आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा? कम होगा।
हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन का, फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को फ्लोराइड पकड़ के रखे रहेंगे, तो फ्लोराइड इजिली मूव करेगा कि आयोडाइड में? आयोडाइड का साइज बड़ा होने के बावजूद भी आयोडाइड इजिली मूव करेगा। तो इसलिए, और इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा? 4 3 2। अरे यार, सब जगह 4 3 2 1 ही ऑर्डर आ रहा है क्या? यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो एनायन है वो सेम, और कैटायन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ देख, H प्लस है, Li+, Na+, K+, यही आ रहा है। किसका जो साइज है वो बड़ा है बे? K+ का। तो किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा? H+ का। H+ का हाइड्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब H+ का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो किसके मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? K+ के मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अगर माइग्रेटिंग टेंडेंसी K+ की ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी का ऑर्डर भी क्या आएगा? 4 3 2 1, यही आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे पूरा? ठीक है, सुबह। हाँ, F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए तो उसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी और कम हो जाएगी। हाँ, F में। हाँ हाँ, वही तो इंटरेक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल F को ज़्यादा तेजी से पकड़ेंगे, इसलिए आयोडीन तो तेजी से मूव कर रहा है। वही तो दिखा रहे हैं। हाइड्रेशन में जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रेशन होगा उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे, इन बाकी सबके साथ होगा वो हम हाइड्रेशन बोल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको ना बे? आप लिए? हाँ, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम, ये लास्ट वाले में, ये जो फर्स्ट का आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट का कंडक्टिविटी होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फोर्थ, बहुत ज़्यादा। और तुमने भी कभी सुना होगा कि जब भी हमें वाटर का कंडक्टेंस बढ़ाना होता है तो हम उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं ना। हम कभी ये नहीं पढ़ते कि थोड़ा सा NaCl मिला देते हैं, या थोड़ा सा एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देते हैं। क्या मिलाने को बोला जाता है? एसिड। और एसिड से कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब एसिड से ऐसा क्या मिलता है कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? H+। अब H+ मिलाने से कंडक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि H+ का तो साइज बहुत छोटा है, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा बे? बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसके मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो H+ मिलाने से इतना कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाता? एक्सेप्शन एक्सेप्शन मत बोलना, बहुत मारे। अब कुछ लोग इसको एज ए एक्सेप्शन याद कराते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, पर फिर भी मैं तुम्हें वो समझाता हूँ, ध्यान से सुन। अगर कहीं पर लिथियम आयन प्रेजेंट, लिथियम आयन है, ध्यान से सुनना भाई, लिथियम प्लस है, और इसके ऊपर ये इसका हाइड्रेशन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, दिख रहा है ना? ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, इसके चारों तरफ इसको घेर के रखेंगे, और वाटर का अमाउंट ऐसा बढ़ता जाता है। वो कहाँ चला गया यार? ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर के रखे। अब अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल को मूव कराना है मुझे, अगर इस लिथियम को मुझे मूव कराना है पूरा, इस पूरे लिथियम को क्या करना पड़ेगा फिर? ऐसा इस पानी के साथ पूरा ऐसे मूव कराना पड़ेगा, दिख रहा है ना बे? जो कि एक थोड़ा सा दिक्कत वाला प्रोसेस है, क्योंकि ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये सब को लेके अगर मैं मूव करना चाहूँगा तो मुश्किल तो होगी, ठीक है। वाटर जितने ज़्यादा होंगे इसको मूव कराना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? पर
पानी के साथ H+ के साथ ऐसा नहीं होता। H+ अगर कहीं पे है, ध्यान से देख, इसको वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो इंटरेक्शन है ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिखाई दे रहा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये इतना मुश्किल होता है कि वाटर एज अ H3O एग्जिस्ट करता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? हाँ, ऐसा H+ एज अ H+ रहता भी नहीं है, H3O+ बना लेता। हाँ, पर ये वाटर में आपस में भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहती है। क्या? तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐसा कनेक्टेड रहते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करते हैं कहीं से कहीं तक, तो H+ मॉलिक्यूल को यहाँ से ऐसा उठ के ना, ऐसा पूरा H+ मॉलिक्यूल मूव करके इधर जाने की जरूरत नहीं है। H+ मॉलिक्यूल क्या करता है, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट किया और उधर नेगेटिव पोटेंशियल, H+ यहाँ से वहाँ जाएगा, लिथियम भी यहाँ से वहाँ जाएगा, पर लिथियम को यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूरा का पूरा पानी को लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? H+ को वहाँ से वहाँ जाने के लिए पूरा पूरा पानी को ले जाने की जरूरत नहीं। H+ क्या करता है, यहाँ पर देख ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है इसको ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, और इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में। इस बॉन्ड को ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड में, फिर ये कोवेलेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कोवेलेंट, और अचानक से एकदम इधर प्रकट हो जाता। ठीक है? इसको टेलीपोर्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हाइड्रोजन इधर H+ यहाँ से गायब होता है और सीधा ही वहाँ से एक साथ अपीयर हो जाता है। ठीक है? तो और इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है, देख अभी भी ना वाटर का स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा। वाटर अभी भी यहाँ पे है, जिस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले चल रही थी वैसे ही है, पर हाइड्रोजन यहाँ से गायब होकर सीधा कहाँ पहुँच गया, वहाँ। तो हाइड्रोजन की जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है ना, वो बाकी किसी आयन की माइग्रेटिंग टेंडेंसी से एकदम ही अलग, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा उठ के नहीं जाता, वो टेलीपोर्ट होके जाता। इस मैकेनिज्म को हम लोग ग्रोथस मैकेनिज्म बोलते हैं। आउट ऑफ सिलेबस से नहीं जानना, मतलब ग्रोथस मैकेनिज्म नाम नहीं जानना है, पर तुम्हें ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन के माइग्रेटिंग टेंडेंसी बाकी आयन की माइग्रेटिंग टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। पानी में अगर यही ईथर होता और इन सबको रखते, तो हाइड्रोजन को भी ईथर मॉलिक्यूल के साथ मूव करना होता, और वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, H+ की कम हो जाती। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसीलिए जब भी हमें पानी की कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, H+ मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। ठीक है? और एसिड की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आया? लिख लेना। पर तुम्हें याद रखने के लिए तुम यहाँ क्या करोगे, लिखोगे एक्सेप्शन। लिखो, माइग्रेटिंग टेंडेंसी ऑफ H+ आयन आर एक्सेप्शनली वेरी हाई। अब मैं लिखवा भले ही रहा हूँ एक्सेप्शनली वेरी हाई, और हर जगह पे यही लिखवाया जाता है, पर मैं क्योंकि मान के चलता हूँ कि केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सब कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट बताना जरूरी समझा। ठीक है? नाम याद नहीं रखना है, ग्रोथस मैकेनिज्म, बस ये जानना है कि ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे। ठीक लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो। अरे मोलर कंडक्टिविटी, तुम लोग एनसीईआरटी लेके आए हो, एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी जो होगा वो तुमको जानना जरूरी है। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये साइन बनाते हैं, इसको कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट करो। ये जो होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। बाई किसके बराबर होता है,
मोलैरिटी के बराबर होता है, या यूँ कहें कंसंट्रेशन के बराबर होता है। किसी भी कंडक्टिविटी में मोलैरिटी से जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी आता है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी में दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, दो फार्मूले, क्योंकि हम सीजीएस और एसआई दोनों यूज़ करते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे दो फार्मूले निकल के आते हैं। तुम अगर वो फार्मूला खोज पाओ एनसीईआरटी में तो बढ़िया रहेगा। खोज के निकालो फार्मूला कहाँ लिखा। हाँ, खोजो। हाँ, ये इसने खोज लिया। वैसे तो जब भी देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैंने मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पे भी था क्या कुछ, अगर ये मोलर कंडक्टिविटी को हम मीटर में लेते हैं ना, एसआई सिस्टम में लेते हैं, तो ये जो के है और ये मोलैरिटी है, इसमें नीचे 1000 का डिवाइड कर। ये कौन से सिस्टम में है, एसआई सिस्टम। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो ये कप्पा में अपन किससे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मोलैरिटी रहता है, ये सीजीएस सिस्टम में। ठीक, अगर ध्यान से सुन, अगर अगर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन मीटर है और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, तो 1000 का मल्टीप्लाई किधर करोगे, ऊपर की नीचे पे, नीचे। लेकिन अगर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर है और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो 1000 का मल्टीप्लाई किसको में करोगे, ऊपर करोगे। एनसीईआरटी में यहीं पे एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, जिसको करेक्ट करने की जरूरत। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में तुमने ओपन किया है तो वहां लिखा होगा, जो पहला फॉर्मूला लिखा है उसको सभी लोग देखो, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई किधर किया है, ऊपर की नीचे पे, नीचे किया है। और जो कप्पा की यूनिट लिखी है वो सेंटीमीटर में लिखी है या मीटर में पे, साइमन पर सेंटीमीटर लिखा है, दिख रहा है ना। और नीचे नीचे जो इसका भी लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखा है, वो किस में लिखा है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखा है, दिख रहा है ना बे, अरे दिख रहा है कि नहीं। और जो जस्ट नीचे वाला फॉर्मूला है उसमें भी मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखा है, कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर लिख रखा है, दोनों सीजीएस में लिख रखा है, लेकिन 1000 का मल्टीप्लाई किधर किया इन्होंने, ऊपर किया है। ये एक छोटा सा गलती है, क्योंकि दोनों जगह यूनिट सेम है पर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो तुम क्या करोगे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ऊपर वाला फॉर्मूला, उसमें से सी हटा दो। ठीक है, वो सी हटाओ, सही हो जाएगा। यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले में जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखा है, उसको साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल कर लो। और जो कप्पा का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर दे रखा है, उसको साइमन पर मीटर कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाले भी गलत हो जाते हैं कभी कभी, और अभी तक करेक्ट नहीं किया इन्होंने। नई वाली एनसीईआरटी में भी शायद यही है, किसी के पास एकदम लेटेस्ट नई वाली एनसीईआरटी है जो प्रिंट होके आई है, अभी भी उसमें वही दे रखा है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये अभी भी वही दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 15 साल से ऐसे ही है। और ये सुनते भी नहीं, मेल करने पे पता नहीं कोई रिप्लाई भी नहीं करते, है ना। तो कर देंगे करेक्ट, अब जब जागेंगे तब करेक्ट करेंगे। ऐसे छोटा छोटा जो है ना, कभी कभी बीच में, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कुछ गलत दे रखा था, उन्होंने बाद में करेक्ट किया था, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें गलत दे रखे हैं। सॉलिड स्टेट तो अभी पढ़ना नहीं ना, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कैसे वो भी गलत, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत दे रखे हैं। एस ब्लॉक में भी कुछ चीज़ें गलत दे रखी हैं। फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो खैर नए वाले ने सही किया। तेरा लेटेस्ट प्रिंटेड है क्या, दिखा ना जरा, भेजना आगे भेज, लेके आ। हाँ तो प्रिंट कर दिया होगा, बिल्कुल सही कर दिया होगा, अगर सही कर दिया तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, ये देखो सही कर दिया, साइमन मीटर स्क्वायर कर दिया, चलो अच्छी बात। हाँ, तो कितना साल पुराना है? ये 5 साल वाले में सही किया हुआ है, तो किसी एक एडिशन में सही किया हुआ है, किसी एक एडिशन में गलत कैसे करके रखा है? कौन सा एडिशन है, ले आ इधर, इधर ले आओ। तो अलग से छपा है क्या एनसीईआरटी अपनी? ये लिमिटेड एडिशन वाला है। देखते हैं यार, ये तो पूरा इसने वेल्डिंग वेल्डिंग करवा रखी है इसकी।
ये क्या है? रीप्रिंटेड 2015 लिखा हुआ है इसमें। रीप्रिंटेड दिसंबर 2015 वाला है ये। बाकी किसी का ये नहीं होगा। हाँ, दिसंबर 2015 में जाके सही किए हैं। पर तो तुम लोग 2007 वाला क्यों यूज कर रहे हो? 15 के बाद सही कर दिया इन्होंने, हाँ। पर अभी भी जो बुक्स आ रही हैं उसमें वो पुरानी वाली आ रही हैं, उसमें सेंटीमीटर या ठीक है। बहुत अच्छी बात है, चलो एनसीईआरटी वाले जाके तो मैं सोचता था कि ये सुनते ही नहीं है, मेल ही नहीं पढ़ते लगता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जिसके में करेक्शन नहीं है, जिसके में दिक्कत नहीं है, वो अपना पहला वाला जो फॉर्मूला है उसको सही करें। ठीक है ना? लिखो, मोलर कंडक्टिविटी। टाइम बचा नहीं है लग रहा। ये छापे नहीं हो अभी? जल्दी छापो, जल्दी छापो। ये छठा लेक्चर है ना? हाँ, लेक्चर असाइन किया गया था एक बार। ठीक। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है घटती है भाई? घटती है। पर मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा? कंसंट्रेशन अगर बढ़ाता हूं मैं, ध्यान से देख, मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली? तो मोलैरिटी अगर बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलैरिटी बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी बे? हाँ, तू खड़ा हो जा बे, नोएडा। खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो। हाँ हाँ, और कौन आया नोएडा से? ये बता। हाँ बता। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन बता तू। कहाँ है? कहाँ है, ध्यान नहीं दिया? वो तो पता है। बड़े है तो तो क्लास में रहता तो क्लास ही में रहे ना, इधर उधर कहाँ चला जाता? वो ज्यादा जरूरी था? तो फिर तो भी तूने वो चूज किया नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान वाले के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मोलैरिटी बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? सोच लो बढ़िया से। कितने लोगों को लगता है मोलैरिटी बढ़ाएंगे? कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा नहीं है वो, लैम्डा।
तो मोलैरिटी बढ़ाने से कितने लोगों को लगता है कि मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा? हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि मोलैरिटी बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी घटेगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि मोलैरिटी बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और मोलैरिटी बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? और कितने लोगों को लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंडिंग कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? ये वाला सुनने में ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, नहीं? देखो, कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है ना, ए और बी में, ए बाई बी, अगर बी को बढ़ाएं और ए को बढ़ाएं तो पूरी ए बाई बी की वैल्यू क्या होती है? इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए तुम ना। तो ए को भी बढ़ा रहे हैं, बी को भी बढ़ा रहे हैं, तो ए बाई बी की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ए को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या बी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये इतना मैथ्स तो आता होगा। तो अगर ए को डबल किए, बी को भी डबल कर दिए, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या रहेगी? लेकिन ए को ट्रिपल कर दिए और बी को डबल किए बस, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बी को ट्रिपल किए और ए को डबल किए तो क्या हो जाएगी? वैल्यू घट जाएगी। तो अपने को बस ये पता करना है कि मोलैरिटी बढ़ाने से जो कप्पा है वो उसी रेशियो में बढ़ता है या किसी डिफरेंट रेशियो में बढ़ता है। अगर मोलैरिटी डबल करने से कप्पा डबल हो जाता है, तो ए बाई वो जो के बाई एम की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। और अगर मोलैरिटी डबल करने से जो कप्पा है वो 2.5 गुना हो जाता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मोलैरिटी डबल करने से वो कप्पा 1.5 गुना ही बढ़ता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मोलैरिटी बढ़ाने से होता क्या है? चलो अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में पता करके आना।